लेकिन अखबार में तो किसी कातिल और स्मगलर के हवाले से खबर छाया हुई है सर। उसका लहजा तहय्युर अमेज था। फिलहाल मेरी अकल माऊफ होकर रह गई है। तुम मेरी जान से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। मौका मिलने पर मैं आला हुकाम से खुद मिल लूंगा। हो सके तो फैक्ट्री पर पुलिस के मुसल्लह गार्ड्स लगवा दो, लेकिन रिपोर्ट में ब्रीफकेस का जिक्र न करना। ब्रीफकेस का मामला तो मेरी जात तक महदूद है, लेकिन जहां वो फेंका जाएगा वहां अगर कोई शदीद धमाका हुआ तो फैक्ट्री में बात जरूर फैलेगी। वैसे भी लोग ब्रीफकेस को यूं फेंकवाए जाने पर चहमगोइयां कर रहे हैं। फिर ये किस्सा भी बता देना, इस तरह पुलिस कार्ड आसानी से मिल जाएगी। फैक्ट्री में अपने चौकीदारों की तादाद भी बढ़ा दो। कोई भी मशकूक आदमी नजर आए तो बेदरीक गोली चला देना। और हाँ, तुगीर का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। आप फिक्र न करें, मैं सब मामलात संभाल लूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपसे कहाँ राब्ता हो सकेगा। मैं शहर ही में हूँ, लेकिन ठिकाने बदलता रहूंगा। तुम फिक्र न करो, मैं खुद ही रोजाना बात कर लिया करूंगा। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ती कर दिया। रिसीवर रखकर मुड़ा तो गजाला नाश्ते की ट्राली लिए राहदारी में ही खड़ी शायद मेरी गुफ्तगू सुनती रही थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और तशवीश के साए लर्जा थे। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कोई गड़बड़ हो गई है, और वो भी बहुत बड़ी। वरना आप हमारे घर का रुख हरगिज नहीं करते। फौरी तौर पर यही एक महफूज ठिकाना सुझाई दिया था। बस आंखें बंद करके इधर हो लिया। मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, वो ट्राली धकेलती हुई मेरे साथ चल रही थी। ये ब्लैक मेलर का चक्कर कहाँ से आ गया? उसने सवाल किया। मफरूजा किस्सा है, मैंने बेपरवाही से कहा। कल रात तुकीर खुलकर सामने आ गया। वो खुद ही ये टूक है। ताश्ते के दौरान में उसे इख्तिसार के साथ पूरे वाकयात से मैंने आगाह कर दिया। और तो अखबार में आप ही के मकान की खबर छाया हुई है। उसने हैरत से पूछा। हाँ, मैंने हंसते हुए एतराफ किया। वो तो गनीमत है कि कर्नल साहब ने मेरा घर नहीं देखा था, वरना वो इस कदर सवालात करते कि मेरे हाथ पांव फूल जाते। उन्हें नहीं बताया आपने? तुम भी जिक्र न करना, मैंने जल्दी से कहा। ऐसा ना हो कि मेरे बारे में उनकी राय खराब हो जाए। अब मेरा बाहर निकलना खतरनाक साबित होगा। आप भी बज़ाहिर घिर चुके हैं, फिर अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? मेरे सामने दो काम सबसे अहम है। मैंने चाय की प्याली खाली करते हुए कहा। सबसे पहले पुलिस के किसी आला ओहदेदार से मिलकर अपनी पोजीशन की वजाहत करनी है। ऐसा ना हो कि रुपोशी में पुलिस भी मेरे वारंट जारी कर दे। उसके बाद जंगीर से मिलना होगा। इस किस्से को यही दफन क्यों नहीं कर देते? तुगीर मुझे जिंदा दफन कर देगा। किसी बागी को जिंदा छोड़ना उसकी सरशत के खिलाफ है। आपको पूरा यकीन है कि आपके घर ठहरने वाला आपका चचेरा भाई था? रमजान चचा के हवाले से और कौन आ सकता है? उसे ये कैसे मालूम हुआ कि लाहौर के पुराने मोहल्ले में मेरी रमजान चाचा से मुलाकात हुई थी? अभी तक तो मैं सारी मुहिम मंशियात फरोशों के खिलाफ चला रहा था, मगर अब इसमें जाती अंसर भी शामिल हो गया। चचेरे भाइयों ने मुझे जीते जी मिटा देने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन मैं अपने हाथों अपना मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हो गया। तो अब वो क्यों मेरे पीछे पड़ने लगे हैं? इससे भी अहम बात यह है कि तुम इत्तफाकन उनके लिए काम करते रहे थे, या उन्होंने दानिस्ता तुम्हें अपना शिकार बनाया था। सुल्तान शाह ने पहली बार जुबान खोली। अगर दूसरी बात दुरुस्त है तो तुमसे कतई ताल्लुक करने के बावजूद उन्होंने तुम पर कड़ी निगाह रखी थी। मुझे तो ये अपने ही कबाइल का किस्सा नजर आता है। पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर तुम्हें इंतकाम की कहानियां बिखरी हुई मिलेंगी। इंतकाम बहुत अजीब और हैवानी जज्बा है। जिस तरह शेर मरे हुए जानवर पर मुंह नहीं डालता बल्कि जिंदा शिकार को जेर करता है, इसी तरह बतेरे इंसानों में यह हैवानी जज्बा होता है। उन्हें कमजोर दुश्मन से इंतकाम लेने में मजा नहीं आता। वह बरसों उसके पनपने फलने फूलने का इंतजार करते हैं। बाज़-औक़ात तो खुद उसे सहारा देकर परवान चढ़ाते हैं, और जब ताकत और खुशहाली के नशे में वो सरशार होता है तो घात लगाकर उसका किस्सा तमाम कर देते हैं। नहीं सुल्तान शाह, 19वीं सदी का इंसान ऐसा दरिंदा नहीं हो सकता। गजाला फरेरी लेकर बेतबारी के साथ बोली। जिस माहौल में इंतकाम इस हद तक रच बस जाए वहां इंसान रह ही नहीं सकता, दह से घुट कर मर जाएगा। मैंने अपनी आंखों से खेल देखे हैं बीपी जी। वो आरफाना मुस्कुराहट के साथ बोला। अकबरजई और नवाखेल के दो खानदानों में बरसों पुरानी दुश्मनी थी। आखिरी खून अकबरजई के एक नौजवान का हुआ था। वो लोग घात में रहे और नवाखेल वाले किसी वबा की जद में आकर एक एक करके मरते चले गए। उस घराने में एक 9 साल का बच्चा ही बाकी बच सका था। अकबर खेल वाले खुले बंदों कहते फिरते थे कि वो इस यतीम लावारिस को उस वक्त तक नहीं छेड़ेंगे जब तक इसकी 4 दीवारी में इसकी लाश पर नोहा और बैन करने वालियां आबाद न हो जाए। उन्होंने पूरे 30 बरस इंतजार किया बीपीसी, और 30 बरस बाद जब वो 2 बीवियों का शौहर और 8 बच्चों का बाप हो चुका था तो उन्होंने अपने दुश्मन को घोड़ी से नीचे गिराकर चट्टानों में ज़बह कर दिया। पुराना नहीं, यह अभी 30-40 बरस का किस्सा है। बेशक ऐसा होता है, मैंने कहा, लेकिन मुझसे आप वो किस बात का इंतकाम लेना चाहते हैं? अचानक कर्नल जवार जैदी के आ जाने से गुफ्तगू का सिलसिला वही मुनक़ते हो गया और हम तीनों वहां से उठ गए। कहाँ जा रहे हो? कर्नल जवार जैदी ने मजबूती के साथ मेरे शाने पर हाथ मारकर सवाल किया। सर्वेंट क्वार्टर साफ करवाएंगे, मैंने खरीकाना मुस्कुराहट के साथ कहा। यह जख्मी है, इसे आराम की जरूरत है। वो मुझे शाने पर हाथ रख के एक गोशे में लेता चला गया। फिर मेरे कान में राजदाराना लहजे में बोला, देखो, इंसानों और अपने खिदमतकारों के लिए दिल में हमदर्दाना जज्बात रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका बेजा इजहार
डिसिप्लिन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। मुलाजिम सरकशी भी इख्तियार कर सकते हैं। मेरे पास ना मुलाजमों की बटालियन है कर्नल साहब, और ना मैं कोई कमानदार। मुलाजिम, नौकर, गुलाम, दोस्त या हमदर्द जो भी कह लें, बस यही एक है मेरे साथ। सरकश होता है तो हो जाए, मैं इसके नखरे भी उठा लूंगा। मैंने उसकी हकमाना ज़हनियत से बेजार होकर कहा, खैर ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देता। उसने मेरे तेवर भाप कर फौरन ही पसपाई इख्तियार कर ली। लेकिन ये बताओ कि मामला क्या है? मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, एक पुरानी दुश्मनी रंग दिखा रही है। आप फिक्र न करें, 2-4 दिन में सब ठीक कर लूंगा। कौन है तुम्हारा दुश्मन? मुझे बताओ, मैं उसका खून पी जाऊंगा। वो एकदम गुस्से में आ गया। अभी तक वो सामने नहीं आया, बस क्या सी है। यकीन होते ही आपसे मशवरा जरूर करूंगा, अकेला रहकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। उसे पीछा छुड़ाने की नीयत से मैंने बेबसी से कहा और फख्र से उसका सीना फूल गया। आईने में अपनी सूरत देखकर मैं खुद ही चौंक पड़ा था। बाल बारीक तरछवाने के बाद मैंने अपने स्याह बालों की रंगत बादामी करने के लिए नाइस एंड इजी कलर शैम्पू इस्तेमाल किया, जिसने मेरे खदुखाल ही बदल कर रख दिए थे। फिर सुनहरे फ्रेम और सफेद शीशों वाली ऐनक लगाने के बाद मैं डैनी के बजाय किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नजर आने लगा था। लेकिन मेरा वो हुलिया भी कोतवाली के दरवाजे पर खड़े हुए बंदूक बरदार संतरी को मुतासर न कर सका। उसने खासे करख्त लहजे में मुझे सीढ़ियों पर रोक दिया। किससे मिलना है तुम्हें? उसने मशकूक निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए सवाल किया। एसपी साहब से मिलना है, मैंने मतानत के साथ जवाब दिया। किसकी चिट्ठी लाए हो? उसने थोड़ा सा संभाला लेकर कदरे नरम लहजे में कहा। शायद सिफारशियों का खौफ खासे तजुर्बे के बाद उसके मिजाज में शामिल हुआ था। किसी की नहीं, मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। आखिर तुम मुझे ही क्यों रोक कर खड़े हो गए हो? और लोग भी तो बिला रोक टोक अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ हर एक की नहीं मशकूक आदमियों की देखभाल के लिए खड़े किए गए हैं। आजकल शहर में दहशतगर्द आए हुए हैं, तुम उनके साथी तो नहीं हो? ये एसपी साहब भी बता सकेंगे मैं उनका दोस्त हूँ या दहशतगर्द। बास बुरस को तवालत इख्तियार करते देखकर मुझे मजबूरन झूठ का सहारा लेना पड़ा और मेरा हरबा काम कर गया। उसने एड़ियां बजाए बगैर फुर्ती से दोनों हाथ मिलाकर मुझे सल्यूट मारा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा था तो पहले ही बताना था ना साहब जी। अंदर जाकर सीधे हाथ मुड़ जाए, वहीं साहब का दफ्तर है। खासे इंतजार के बाद एसपी के दफ्तर में बाजियाबी की इजाजत मिल सकी। मसला सिर्फ इतना था कि मैंने बाहर वालों को अपनी मुलाकात का मकसद बताने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अंदर निस्बतन जवान साल पुलिस ऑफिसर के पुरतवाक रवैये से 2-4 होते ही इंतजार की सारी कोफ्त जाहिर होगी। मैं सोसाइटी के इलाके में होने वाले पुलिस रेड के सिलसिले में हाजिर हुआ था। मेरी कुर्सी पर बैठते मतलब की बात छेड़ दी। आपका नाम पता? उसने फौरन ही पैड अपने आगे सिरका कर कलम संभाल लिया और मैंने बिला तामुल मतलूबा क्वायत थुरा दिए। ओह, तो इस मकान में आप ही रहते हैं? उसने पता सुनते ही होंठ सुगोड़ कर कहा। और मुझे खुशी हुई कि पुलिस के आला अफसरान शहर में होने वाली अहम वारदातों के बारे में बाज बातें जुबानी भी याद रखते हैं। जी हाँ, वो मकान मेरी ही मलकियत है। मैंने देखा कि उसने बोलने से कबल ही मेज पर रखे हुए डिक्टाफोन का स्विच ऑन कर दिया था, मगर मैंने अपनी बात जारी रखी। शहर में मेरी एक प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसे मैंने बरसों की मेहनत के बाद किसी मकाम पर पहुंचाया। मुझे याद नहीं कि इस सारी मुद्दत में किसी से मेरी चपकलिश हुई हो, लेकिन 3 दिन कबल मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब किसी नामालूम आदमी ने मुझे घर पर फोन करके 6 लाख रुपए का मुतालबा किया। मेरे इनकार पर उसने धमकी दी थी कि 2 दिन में मतलूबा रकम फराहम न की गई तो मेरा मकान और कारोबार तबाह कर दिया जाएगा। मैंने उस कॉल को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन कल मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मकान पर एक खूनी ड्रामा हुआ जिसमें न सिर्फ मेरा सारा असासा जल कर राख हो गया, बल्कि मेरा एक पुराना खिदमतकार भी हलाक हो गया। फिर आज सुबह सवेरे एक नामालूम मुलाकाती मेरी फैक्ट्री पहुंचा और थोड़े से इंतजार के बाद बज़ाहिर अपना ब्रीफ केस भूलकर वापस चला गया। बाद में अमले ने तवज्जो दी तो ब्रीफ केस से किसी खड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। टाइम बम का खतरा महसूस करते ही वो ब्रीफ केस मार्सीपुर रोड के करीब फेंकवा दिया गया। मेरी कल रात से हालत अबतर थी और मैं खौफजदा था। मैंने अपने आदमियों को पुलिस से रजू करने की हदायत कर दी थी, लेकिन खुद शहर में छुपता फिर रहा था। मेरा दुश्मन नादीदा है, वो जब पुलिस को मदऊ करके मेरे मकान को खाकस्तर में तब्दील कर सकता है तो मुझे ठिकाने लगाना उसके लिए बहुत आसान होगा। वो शायद आपको नुकसान न पहुंचाए। वो बगौर मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपका जिंदा रहना उसके लिए सूदमंद होगा। उसे रकम दरकार है जो आपको खौफजदा करके वसूल करना चाहता है। ब्रीफकेस 10:02 पर मारीपुर के वीराने में एक धमाके से फट गया था। फौजी माहिरीन उसके टुकड़ों का तजिया कर रहे हैं। धमाका बेहद ताकतवर था और ख्याल है कि उसमें आतिशगीर मादा भरा हुआ था। वीराने की बजाय वो बम फैक्ट्री में फटा होता तो आग पर काबू पाना दुश्वार हो जाता। वो खुदा, मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। ये क्या हो रहा है? इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। एसपी का बदला हुआ तंजिया लहजा सुनकर मैं चौंक पड़ा। ये बताओ कि अपने सर के बालों का रंग कब तब्दील किया है? मुझे हैरत थी कि बालों के रंग की तब्दीली का अंदाजा उसने कैसे लगा लिया। आज सुबह मैंने हैरत और बेचारगी के साथ कहा, यह ऐनक भी सुबह ही खरीदी है ताकि वो पहली नजर में मुझे ना पहचान सके।
वरना मैं तो शहर की भरी पूरी सड़कों पर भी खुद को तनहा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी फैक्ट्री के किसी अफसर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इंदिराज के बाद वो वापस चला गया, लेकिन मारीपुरा में धमाके के बाद वो पुलिस की तहवील में है, क्योंकि तुम्हारे बारे में वो कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका। तुम रुपोशी की बजाय बराह रास्त पुलिस से रुजू करते तो शायद खासी दुश्वारियों से बच जाते। दुश्वारियां? मैंने हैरत से दोहराया। मैं बता रहा हूँ कि मैं रात से हवास भागता था। मैं तो यही फैसला नहीं कर पा रहा कि अब कहाँ पना लूं। वो कहीं भी मुझ पर हाथ डाल सकता है। इसीलिए बालों को रंगते हुए ये भूल गए कि तुम्हारे हाथों और चेहरे के बालों के गहरे स्याह रंग में कहीं भी सुर्खी की झलक नहीं है। हमारे नुक्ता नजर से तुम्हारी कहानी मजबूत जरूर है, लेकिन नाकाबिले कबूल है। तुम्हारा मकान पूरे असबाब समेत बीमा शुदा था। तुम्हारा तो जर्रा भी नुकसान नहीं होगा। सारा बोझ इंश्योरेंस कंपनी को उठाना होगा। मुआवजा ही सब कुछ नहीं होता जनाब। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मकान की बेशुमार चीजों से मुझे जज्बाती लगाव था। मुझे आफियत का एहसास छिन चुका है। उस ज़हनी अजाब की कीमत कौन चुका सकेगा? तफ्तीश से सब कुछ सामने आ जाएगा। तो पुरस्कून लहजा में बोला, तुम्हारा मौजूदा पता क्या है? अभी तो दर बदर फिर रहा हो, शायद किसी होटल में पता देनी पड़ेगी। मैंने दिल में जल तू जलाल तू का विरद करते हुए कहा, क्योंकि एसपी से मिलने के बाद तो मसला और उलझता नजर आ रहा था। तुम्हें हिरासत में लेने के लिए फिलहाल इतना ही काफी है कि मकान के एक हिस्से से शराब की बोतलों की खासी तादाद मिली है। उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए अंबानी के लहजा में कहा, बहुत सारे घरों में ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। मैं अपनी इस खामी से इनकार नहीं करूंगा। वो मेरी तरफ देखते हुए कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बुरख्याल लहजा में बोला, तुम मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होते हो, लेकिन अभी तफ्तीश इब्तदाई मराहिल में है। मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि शहर में फौरन अपना ठिकाना तलाश करके मुझे अपने पते से आगाह करो और पुलिस से अपना राब्ता बरकरार रखो। मैं इन हदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। गुल खुलासी का इम्कान पैदा होते ही मैंने खलूस दिल से कहा और उसने मुझे अपने स्टेनो के कमरे में भेज दिया। मैं मुल्हिका कमरे में पहुंचा तो स्टेनो रिसीवर कान से लगाए शायद एसपी से मेरे ही बारे में हदायत ले रहा था। अंदर में जो कुछ कहता रहा था वो नोटिस की सूरत में बाहर कलम बंद होता रहा था। स्टेनो ने आड़ी तिरछी लकीरों को पढ़ते हुए मुझसे मजीद बहुत से सवालात किए और फिर टाइप राइटर पर कागज चढ़ाकर टाइपिंग में मसरूफ हो गया। बयान की तैयारी के बाद शनाख्त का मरला आया जो शनाख्ती कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने हल कर दिया और यूं 1.5 घंटे बाद मुझे वहां से वापसी की इजाजत मिल गई। बाहर निकलते हुए मैं सोच रहा था कि पुलिस के मुलव्विस होने की वजह से मेरे लिए उलझने बढ़ गई थी, जिन्हें नजरअंदाज करके मैं पुलिस की मुखासमत मोल ले सकता था। उस सेंट्रल पुलिस ऑफिसर से मिलकर मुझे एक ही फायदा हुआ था कि बालों की रंगत में तब्दीली की एक खामी सामने आ गई थी। करीब से कोई और भी महसूस कर सकता था। कोतवाली से निकलकर मैं अपनी फैक्ट्री के मामलात से मुतालिक कानूनी मशीर की तरफ हो लिया। उससे मेरी खासी बेतकल्फी थी, लेकिन वो आवाज सुनकर भी फौरन मुझे न पहचान सका। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने मन्नो अन वही कहानी उसके सामने दोहरा दी जो मैं कोतवाली में सुना चुका था। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि एसपी से मिल लिए। मेरी खामोश होने पर उसने कहा, मामला पेचीदा है, इसमें तुम्हारी कम अज कम एक हाजिरी जरूरी थी। बस अब तुम मुख्तारनामे पर दस्तखत कर दो, बाकी मामलात मैं खुद देख लूंगा। मेरा एक साथी ऐसे ही मामलात हाथ में लेता है और मतीन बेचारे का क्या होगा। मेरा वास्ता तो नहीं पड़ा, लेकिन बार में सुना है कि मौजूदा एसपी बहुत माकूल आदमी है। हो सकता है कि तुम्हारे निकलते ही उसने फोन पर मुतलका थाने को हदायत जारी कर दी हो। इंश्योरेंस का किस्सा भी तुम ही को निपटाना होगा। मैंने कहा, ओह तुम फिक्र न करो, मैं कल ही मतीन से पॉलिसी मंगवा कर देख लूंगा। उसी के मुताबिक सर्वे करवा कर क्लेम दाखिल कर दूंगा। सर्वे भी बस रस्मी सा होगा, क्योंकि वहां जले हुए मकान के ढांचे के अलावा बचा ही क्या होगा। आग लगने के बाद तुम गए थे उधर। मैं खौफजदा अंदाज में हंस पड़ा। फितरी रद्द अमल तो यही होना चाहिए था, और शायद नामालूम ब्लैक मेलर भी वहां मेरा मुंतजिर रहा हो। उसी खौफ से मैंने उधर का रुख नहीं किया। तुम कारोबारी लोग वाकई बहुत डरपोक होते हो, उसने कहका मारकर कहा, जो उनके मुकाबले के बजाय कीमत अदा करने को तैयार रहते हो। और शायद तुम ही लोगों की वजह से मुल्क में रिश्वत की वबा फैल रही है। ये तो सरासर इल्जाम है। मैंने एहतिजाज किया। इल्जाम नहीं, हकीकत है। सरकारी अहलकार मनमानी कानूनी तावीलें निकाल कर तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं और तुम बड़े नुकसान के डर से उन्हें चैलेंज नहीं कर पाते। उनकी जेब गर्म करके काम निकाल लेते हो। रफ्ता रफ्ता ये उनकी आदत बन गई है। अब तो शायद बेशतर एहलकार उन कानूनी मोशगाफियों के हाफिज हो चुके हैं जिनके सहारे तुम्हारी दुखती रगें दबाई जा सकती हैं। ये किसी एक तबके का नहीं, पूरे मुआशरे का कसूर है। सिर्फ कारोबारी तबके को तुम इल्जाम नहीं दे सकते। असल मुल्जिम वही है, क्योंकि सरकार से सबसे ज्यादा ताल्लुक इसी तबके का होता है। थोड़ी देर बाद उसकी तकरीर खत्म होते ही मैंने उसका दफ्तर छोड़ दिया। गजाला का घर मेरे लिए एक बेहतर और महफूज ठिकाना था, लेकिन वहां रहने में कुछ उलझनों का अंदेशा भी सर उबारने लगा था। एक तरफ A2 मेरी राह पर लगा हुआ था, दूसरी तरफ कासिम की तरफ से भी मैं मुतमईन नहीं था। वो फितरत के एतबार से लालची और खुदगर्ज साबित हुआ था, और मुझे डर था कि वो मुझे धोखे में रखकर फंसवाने की कोशिश करेगा, ताकि A2 की खुशनुदी हासिल करके तंजीम के मकामी ढांचे में मेरा चूड़ा हुआ मनसब हासिल कर सके और यूं A2 के साथ रहते हुए अपने माल की नकासी की राह भी हमवार कर सके।
वो उन लोगों में से था जो अपनी जात के सिवा किसी के वफादार नहीं होते। उसे ना मुझसे कोई हमदर्दी थी, ना वो A2 का खैर ख्वाह था, लेकिन कासिम का अपना मफाद उसी में था कि वो मुझे छोड़कर A2 से जा मिले। तीसरा मसला पुलिस की सूरत में सामने आ गया था। बज़ाहिर मैंने खुद को पुलिस की पुरपेच और सबर आजमा कार्रवाइयों से महफूज कर लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो कब मेरा रुख कर बैठे। ऐसी सूरत में मेरी वजह से गजाला का मकान उनमें से किसी की निगाहों में भी आ सकता था और यूं गजाला के लिए खतरा जन्म ले सकता था, क्योंकि मेरे साथ तुकीर पूरी शद्दुम्मत के साथ इस लड़की की भी तलाश में था जो मेरे साथ लाहौर गई थी। अपने दिफा के साथ गजाला का तहफ़्फ़ुज़ शायद मेरे लिए दुश्वार तर हो जाता और मैं बुरी तरह A2 की गिरफ्त में आ जाता। लिहाजा बेहतर यही था मैं फौरी तौर पर अपना ठिकाना तब्दील कर लेता। उस मामले में शहर में वाकई मशहूर होटल मेरे लिए मुकद्दूश हो सकते थे। लिहाजा मैंने एयरपोर्ट के नवाह में वाकई एक होटल को तरजीह दी और उसी तरफ रवाना हो गया। होटल में मफरूजा नाम से कमरा हासिल करने के बाद मैंने वहीं से गजाला को फोन किया तो मेरे बारे में तशवीश में मुब्तला थी। सुल्तान शाह बाहर निकलने की फिक्र में है। मेरी रुदवात सुनने के बाद उसने मुझे बाखबर किया। उसे मैं बमुश्किल घर में रोक सकी हूँ। बाहर क्या काम है उसे? मैंने तहय्युर अमेज लहजा में सवाल किया। वो कासिम की तरफ से बहुत ज्यादा बदसन है, कहता है कि मैं दिलावर को उसके कब्जे से निकाल लाऊंगा। अजीब अहमक आदमी है, हमें क्या फायदा होगा उससे? मैंने उसीले लहजा में कहा। उसके मुंतक ही निराली है कि हमें फायदा हो या ना हो, कासिम को जबरदस्त नुकसान होगा और उसकी मनसूबाबंदी धरी रह जाएगी जो वो अपना माल बाजार में लाने के लिए कर रहा है। उसे कहो कि फिलहाल सब्र करे, जब तक A2 शहर में है हमें मोहतात रहना होगा। कासिम के बारे में हमारे जहन में सिर्फ शुबहात है, जब तक वो अपने रवैये से उन शुबहात की तस्दीक न कर दे हमें बिला वजह नया बहास खोदने से गुरेज करना चाहिए। इस दौरान में वो जिस्मानी तौर पर भी समझ जाएगा। गजाला हंस पड़ी। यही तो सबसे बड़ी खराबी है, वो अपनी तकलीफ पर बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। उस तस्करे पर ही भड़क उठता था और कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मौका मिला तो मैं रात में चक्कर लगाऊंगा। बोलता बहुत कम है, लेकिन मेरी हदायत के खिलाफ अमल नहीं करेगा। उसे बता देना कि तुम्हारी मुझसे बात हो चुकी है। डैडी कामरान को देखने के लिए अस्पताल जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने उसकी बात काट कर तहसीन लहजे में कहा। हालात का ये रुख मेरी निगाहों से बिल्कुल ही ओझल था। हमें कुछ दिन के लिए कामरान से दूर ही रहना होगा। क्यों? उसने मासूमाना लहजे में सवाल किया। मैंने तो डैडी को बस इस्तरारी तौर पर उतर जाने से रोक दिया था। मेरे ज़हन में कोई खास बात नहीं थी। यही बात तो मुझे पसंद है, मैंने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हारे लाशऊर में कोई ताकतवर रेडार लगा हुआ है जो तुम्हें आने वाली मुश्किलात से खबरदार कर देता है और तुम शऊरी तौर पर किसी खतरे से वाकिफ हुए बगैर इस मुश्किल का तोड़ कर लेती हो। चाहे तुम्हें याद नहीं कि कामरान को अकबर की इलाजगाह में दाखिल करवाने से पहले मैं सिफारिश के लिए एडिक्शन क्योर सोसाइटी के दफ्तर गया था। यहाँ कासिम पहले से सोसाइटी के बानी मोहसिन के साथ बैठा हुआ था। हम दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था, लेकिन आपस में बिल्कुल अनजान बन गए थे। अब अगर कासिम को वो मुलाकात याद आ गई तो वो मोहसिन से मिलकर बासानी ये मालूम कर लेगा कि मैं किस मरीज के इलाज के सिलसिले में आया था। उसके बाद वो फौरी तौर पर मेरे और कामरान के ताल्लुक का सुराग लगा लेगा, क्योंकि मैंने कामरान को अपने घर के पते से दाखिल करवाया था। कर्नल साहब के नाम और पते से दानिस्ता गुरेज किया था। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी कामरान की आयादत है या देखभाल के लिए जाएगा वो कासिम या उसके आदमियों की निगाह में आ सकता है। उसकी तशवीश ज़्यादा आवाज़ उभरी। यह आर्जी एहतियात है, मैंने उसे दिलासा दिया। 2-3 रोज में मामलात साफ हो जाएंगे। जहांगीर से गुफ्तगू या मुलाकात के बाद ही मैं किसी नतीजा तक पहुंच सकूंगा। मैं इंतजार करूंगी, कोशिश करके रात चक्कर लगा ही ले। गाड़ी की वजह से डैडी को परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, आपकी जरूरियात इस वक्त मुकद्दम है। 6 बजे मैंने उस नंबर पर फोन किया जहां जहांगीर की बीवी गई हुई थी। जहांगीर के बारे में इस्तफसार पर मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया और चंद इंसानियों बाद सलमा की जिंदगी से भरपूर आवाज रिसीवर में गूंज उठी। डैडी बोल रहा हूँ। ओहो, आज तो बड़ा मुबारक दिन है, क्या आपकी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा नाम सुनते ही वो बात काट कर चहकने लगी। आजकल कहाँ गायब हैं आप? इसी शहर में रह रहा हूँ, मैंने संजीदगी के साथ कहा।